हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्यूल्स। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग पढ़ने के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर रहे हैं और नोट भी प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं ताकि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाए। इसके पहले भी मैंने कई सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ आके उसको आप चेकआउट करो। आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। प्लास्टिक सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पररी स्टोर इट। देखो, प्लास्टिक का जैसे हमने पढ़ा, जब मैंने आपको प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं बच्चे, प्रोड्यूस करते हैं फूड, है ना, फूड बनाते हैं और टेम्पररी इसको स्टोर करते हैं। ओके, बट अदर प्लास्टिड सच एज ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड। और जो प्लास्टिड्स की बात किए थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सारी चीज़ों की भी हमने बात की थी। तो उसमें हमने सच एज ल्यूकोप्लास्ट की जब बात की थी, वो क्या करते हैं, इस फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर इन द सेल। बट जब हम बात करते हैं वाटर, मिनरल्स और वेस्ट मटेरियल की, तो वे सेल में कहाँ स्टोर होते हैं। वाई डू प्लांट लुक विल्टेड व्हेन दे डोंट गेट इनफ वाटर। वो प्लांट क्यों मुरझा जाते हैं ना, जब उन्हें इनफ वाटर नहीं मिलता है। In a mature plant cell, there is usually one large central vacuole surrounded by a single selectively permeable membrane. एक मैच्योर प्लांट सेल की अगर बात करेंगे बच्चे, तो उनमें यूजुअली क्या पाया जाता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाया जाता है जो कि एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ओके, द वैक्यूल इज फिल्ड विथ वाटरी फ्यूल्ड कॉल्ड सेल स्लैब। उसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर एक फिल्ड क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है ना। जैसे हमने ये आपका सेल के अंदर साइटोप्लाज्म देखा, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसी प्रकार क्या है, इसके अंदर एक वाटरी फ्लूइड होता है जो इसके अंदर भरा हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, सेल सैप। सब इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, इसको भूलना नहीं है, इसको याद करते हुए चलना है। और अभी जब हम नोट्स बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। द वैक्यूल स्टोर वाटर, मिनरल्स, शुगर्स एंड वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल्स में क्या स्टोर होता है बच्चे, वाटर होता है, मिनरल्स होता है, शुगर्स होता है एंड वेस्ट मटेरियल। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, द वैक्यूल्स हेल्प मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल, है ना। जब लार्ज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर हो जाता है तो क्या होता है, वैक्यूल्स हेल्प मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल। वैक्यूल्स क्या करता है, मेंटेन करता है, प्रेशर मेंटेन करता है सेल के अंदर, है ना। विच कीप्स अ प्लांट सेल फॉर्म, जो कि सेल, जो प्लांट सेल को फॉर्म रखने में मदद करता है ना, सीधा खड़े रहने में, उनको मजबूत बनाने में मदद करता है। व्हेन अ प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, द वैक्यूल लूजेज वाटर, द सेल बिकम लेस फॉर्म एंड द प्लांट गेट्स विल्टेड। ओके, देखो कितनी अच्छी बात क्या है, जब उनको एनफ वाटर प्लांट को नहीं मिल पाता है तो क्या करता है, वैक्यूल्स के पास कम वाटर हो जाता है, तो फिर सेल्स क्या होते हैं, लेस फॉर्म हो जाते हैं और प्लांट्स गेट विल्टेड। ओके, इन एनिमल सेल्स की बात करें, अभी सब कुछ पढ़ते हुए आगे चलेंगे, डोंट वरी। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर समटाइम प्रेजेंट। अगर एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो वैक्यूल्स समटाइम प्रेजेंट होते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट एज अ लार्ज एज प्लांट वैक्यूल्स। हाँ, लेकिन वो प्लांट में बहुत ज़्यादा लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बट इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें बहुत ही छोटे होते हैं। दे हेल्प इन टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। क्यों छोटे होते हैं, क्योंकि इनमें इनका कार्य, इनका जो काम होता है बहुत ही कम होता है ना, इनमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। प्लांट को ज़रूरत होती है क्योंकि सारी चीज़ें उनको स्टोर करनी होती, वाटर, मिनरल और शुगर और वेस्ट मटेरियल को, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, तो इनमें टेम्पररी स्टोरेज होता है मटेरियल्स का। ओके बच्चे, तो अब इसको लिखेंगे फटाफट। चलो पेन कॉपी उठा लो आप और लिखते हुए चलते हैं। तो हम इसको डिफरेंसेस करते हुए चलेंगे ताकि आपको याद हो, एनिमल सेल्स को भी और प्लांट सेल में। तो लिखते हैं हम वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल की बात करेंगे तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, इट इज membrane बाउंड sac, है ना, यूज्ड फॉर स्टोरेज। क्लियर है, ये कैसा होता है, स्टोरेज। ये कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। वैक्यूल्स आर
filled with watery fluid, ओके, जिसको हम क्या कहते थे, फटाफट बताइए, called cell sap. क्लियर? अब देखते हैं डिफ्रेंशिएट करके इन प्लांट एंड इन एनिमल। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, प्लांट की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है बच्चे, लार्ज वैक्यूल्स होता है, ठीक है। दूसरी बात, स्टोर का काम करता है। क्या स्टोर करेगा? वाटर, मिनरल्स, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल। क्लियर है? ओके। अब तीसरी बात, इट ऑल्सो कीप्स द प्लांट सेल फॉर्म by maintaining turgor pressure, है ना। ये बात समझ आएगी। अब टर्गर प्रेशर क्या है, इसमें अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आप एक बलून में क्या हुआ, आपने पानी भर दिया, ओके। जब पानी भरते हो बलून में तो बलून पूरी तरह से टाइट हो जाता है, तो वो अंदर से बाहर की तरह प्रेस करता है, प्रेशर देता है, तो यही आपका टर्गर प्रेशर है। अब प्लांट में इसको अप्लाई करोगे तो कैसे होगा, जब वैक्यूम में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो वो सेल के ये क्या करता है, टाइट करता है, तो वो पुश करता है। क्या पुश करता है? प्रेशर पुश करता है अंदर से सेल वॉल की तरफ, तो वो फर्म रहता है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, द वैक्यूल्स लूजेस वाटर, है ना। तो क्या हो जाता है, सेल बिकम्स लेस फॉर्म, है ना, एंड प्लांट विल, देन प्लांट विल। इसका मतलब कि जब वैक्यूल में पानी कम हो जाता है तो वो लेस फॉर्म हो जाता है, जिससे प्लांट क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि प्लांट मुरझा क्यों जाता है, तो आप फटाक से इसका आंसर बता सकते हो। क्लियर है? अब एनिमल सेल का देख लेते हैं कि एनिमल सेल में क्या होता है। इनमें क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होता है। दूसरी बात, दे स्टोर मटेरियल टेम्पोरली, है ना, टेम्पोरली, ठीक है। इनमें इतना कोई इनका इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं होता। क्लियर है ये बात? आपको आई थिंक प्लांट और एनिमल का डिफ्रेंशिएट करके बताया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ओके बच्चे, आपको मेरा वीडियो प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना। जब ये आप पढ़ जाओगे तो आप आगे भी जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। देखो, सेल डिवीज़न क्या है, अगर इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच one parent cell divides to form new daughter cell। सेल डिवीज़न क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होके दो न्यू डॉटर सेल बना देता है, उसको हम सेल डिवीज़न कहते हैं। इस पे आपके बुक पे एक्टिविटी दी हुई है, पहले उसको देख लेते हैं, तब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या है, हाउ डू नॉर्मल सेल्स, देखो हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। When you get a small cut on your skin, it heals after a few days।
जब आपको कहीं चोट लग जाती है, आपका स्किन कट जाता है, तो वो कुछ दिन बाद क्या होता है, अपने आप हील कर जाता है। व्हेन आपका हेयर फॉल आउट हो जाता है, नया हेयर हो जाता है, उग जाता है ना। हाउ डज दिस हैपन, ये सब कैसे होता है? इट हैपन्स बिकॉज सेल्स इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, वो ग्रो होते हैं और डिवाइड होते जाते हैं टू रिप्लेस द ओल्ड डेड और डैमेज सेल। और ओल्ड डेड और डैमेज सेल्स को भी क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते जाते हैं। व्हेन आवर बॉडी ग्रोज, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज सेल्स गेट बिगर। जब हमारी बॉडी ग्रो होती है तो ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि सेल ही बिगर हो रहा है। सेल्स कैन ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन साइज। सेल एक अपने सर्टेन साइज तक ही ग्रो कर सकता है, बट ग्रोथ हैपन बिकॉज सेल डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल। बट ऐसा कैसे होता है, क्योंकि सेल्स, ऐसा नहीं कि एक छोटे बच्चे से अगर एडल्ट हो जा रहा है तो इसका सेल्स बड़ा हो गया और बड़ा बन गया, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सेल्स का अपना एक साइज होता है और उतने ही साइज तक वो ग्रो कर सकता है। क्या, कैसे तब वो लंबा हुआ? क्योंकि सेल्स डिवाइड होती जाती है और वो ग्रो करता जाता है ना। लेट अस स्टडी फ्रेशली ग्रोइंग रूट टिप्स ऑफ एन अनियन टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्स डिवाइड। आप अगर अनियन के रूट टिप को देखोगे ग्रो करते हुए तो आपको समझ में आएगा कि सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं। तो आपके बुक में ये एक्टिविटी दी हुई है, इसको देखते हैं। टेक अ जार एंड फिल इट अप विथ प्लेन वाटर। एक जार लीजिए, उसको एक प्लेन वाटर से फिल करिए। नाउ प्लेस एन अनियन बल्ब ओवर द जार इन सच अ वे दैट इट बेस बेयरिंग रूट्स इज इमर्स्ड इन द वाटर। इस तरीके से देखो, फिगर में आपको दिया है, कुछ इस तरीके से आपको अनियन को प्लेस करना है जिसके उसका जो हेयर होता है ना, जो ऊपर की तरफ निकलता है, वो नीचे साइड होना चाहिए और वो किस में होना चाहिए, जो आपने वाटर फिल किया उसके अंदर वो डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है। लीव द सेटअप फॉर 5 to 6 days एंड ऑब्जर्व। उसको, उस सेटअप को 5 से 6 दिनों के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि डू यू ऑब्जर्व द रूट ग्रोइंग। आपने क्या देखा कि रूट्स ग्रो कर रहा है। कट 2 to 3 centimeter ऑफ फ्रेशली ग्रोन रूट्स एंड ट्रांसफर देम टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिटो एल्कोहल, यानी ग्लेसिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड। कीप द रूट टिप्स इन एसिटो एल्कोहल फॉर 24 hours एंड देन ट्रांसफर देम टू 70% एथेनॉल। ओके। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि आप उसको 2 से 3 सेंटीमीटर जो ग्रो किया हुआ है ना, उसको कट कर लो। कट करने के बाद उसमें उसको एक प्रिपेयर किए हुए सोल्यूशन में रखना है। वो क्या है? एसिटो एल्कोहल। ठीक है, मतलब कि इसको ऐसे लिखोगे, एसिटो एल्कोहल इक्वल टू ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल। ओके बच्चे, ये कितना लेना है? 1:3। ठीक है, एथेनॉल। अब आपके माइंड में आएगा इसको इसमें रखने की ज़रूरत ही क्यों है ना? क्यों है ज़रूरत बच्चे? क्योंकि ये सोल्यूशन सेल्स को प्रिजर्व करता है। कब, किस लिए प्रिजर्व करता है? इससे सेल डिवीज़न जिस स्टेज में, अभी आगे आप पढ़ोगे स्टेजेस होते हैं सेल डिवीज़न के, तो जिस स्टेज पे सेल डिवीज़न हो रहा होगा उसी स्टेज पर वो प्रिजर्व हो जाती है। तभी तो आप डिफरेंट स्टेजेस देख पाते हो ना, तो हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर 24 आवर के बाद उसको, उस रूट्स को 70% एथेनॉल, ठीक है, में रखना होता है। क्लियर है? अब, और ये क्यों रखते हैं? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। टेक 1 or 2 प्रिजर्व रूट्स, वॉश देम इन अ वाटर एंड देन प्लेस देम ऑन अ क्लीन साइड। फिर प्रिजर्व जो रूट है उसको वॉश करना है और स्लाइड, क्लीन साइड पे उसको रख दीजिए। पुट 1 drop ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द रूट टिप्स टू सॉफ्टन द टिश्यू। अब देखो, अब आपको क्या करना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और रूट टिप्स का, है ना, उस पर कुछ ड्रॉप ऑफ उसको डालना है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ताकि जो उसका टिश्यू है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर रिंस द टिश्यू आफ्टर 10 to 15 minutes, देन एड 2 to 3 drop ऑफ एसिटोकार्माइन स्टेन ऑन दैम। फिर आप उसको क्या, उस रूट को आपको धो लेना है। फिर आफ्टर 10 to 15 मिनट रखना है। जो आपका एसियल ड्रॉप आपने उसमें डाला, उसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ने के बाद आपको उसको रूट्स को धो लेना है। देन एड 2 to 3 drop एसिटोकार्माइन
उसमें आपको स्टेन करना है। लीव द स्लाइड फॉर 5 to 10 minutes एंड देन जेंटली वार्म इट ओवर द स्पिरिट लैम्प। फिर आप उसको क्या करना है, उस स्लाइड को 5 से 10 मिनट के छोड़ना है, फिर उसको हल्का सा जेंटली वार्म करना है स्पिरिट लैम्प में, ठीक है। कट द टिप पोर्शन ऑफ द रूट ऑन द स्लाइड एंड पुट अ कवर स्लिप। जेंटली स्क्वैश द कवर स्लिप विद योर थंब टू स्प्रेड द सेल ऑन द साइड। अब देखो क्या करना है इसमें। अब देखो, जो आपने रूट को कट किया, स्लाइड पे रखा, उसके ऊपर आपको कवर स्लिप रखना है और जेंटली उसको प्रेस करना है हल्का सा। इससे क्या होगा, वो चारों तरफ फैल जाएगा और आपको टिश्यूज़ जब आप देखोगे तो वो आपको क्लियर दिखेगी, स्टेजेस क्लियर है। और ऐसा क्यों करते हैं, मैंने भी बताया कि ताकि वो फैल जाए और प्रॉपर उसके अंदर का आपको स्टेजेस दिख सके, है ना। विद योर, और इस जब थंब का इंप्रेशन देते हो आप कवर स्लिप पे, उसको हम स्क्वैश टेक्निक कहते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब उसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो क्या फाइंड आउट करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि डू यू ऑब्जर्व द सेल ऑफ द ऑनियन रूट टिप, आर दे सिमिलर इन स्ट्रक्चर। आपने क्या पाया कि सेल जो है अनियन रूट टिप का वो सिमिलर स्ट्रक्चर में है। डू यू फाइंड एनी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन दिस सेल्स, इफ यस व्हाई इट्स सो, है ना। फिर क्या आपको सारे सेल्स एक ही स्ट्रक्चर के दिखाई पड़े, है ना। और अगर नहीं, मतलब कि आपको अलग अलग सेल्स के स्ट्रक्चर दिखाई दिए अगर, तो हाँ, और ऐसा क्यों हुआ। दिस इज बिकॉज द सेल ऑफ अ ग्रोइंग टिप ऑफ रूट्स ऑफ ऑनियन डिवाइड कंटिन्यूसली। क्योंकि जो जैसे आपने ये देखा कि इसके क्या हो रहे हैं, रूट टिप बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, तो क्यों बढ़ रहे हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते जा रहे हैं, तो ये ग्रो कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। अब जैसे रूट टिप ऐसे ऐसे ग्रो करते जा रहा है ना, तो ये क्यों ग्रो हो रहा है, पहले इतना हुआ होगा, फिर इतना होते आया, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें सेल डिवीज़न होता जा रहा है। तो इस प्रोसेस को, यानी ग्रो करते जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीज़न। शोज वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल डिवीज़न। ये आपको दिखाएगा कि कितने वेरियस ऑफ सेल डिवीजन्स होते हैं। देयरफॉर दिस इज एग्जिबिट डिफरेंट स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीज़न, ओके। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि आपको हर एक स्टेजेस में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे। जब आप सेल डिवीज़न के स्ट्रक्चर्स को पढ़ोगे तो आपको सेल्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाई पड़ेगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा स्टेज चल रहा है। लाइक इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। इसलिए भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर कैन यू आइडेंटिफाई विच स्टेज कम फर्स्ट ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, कर सकते हो कि कौन सा स्टेज पहले आता है सेल डिवीज़न, ओके। एवरी डे एस्टिमेटेड 100 of billion of cell in our body are replaced। हर दिन बहुत 100 millions of cell, billion of cell in our body replaced, है ना, रिप्लेस होता रहता है, विच इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ टोटल नंबर ऑफ, जो कि क्या है, विच इज ऑलमोस्ट 1%, जो कि 1% ही टोटल नंबर ऑफ सेल। हमारी इतनी ज़्यादा हम अपने सेल से बने हुए होते हैं ना, कि ये सिर्फ और सिर्फ 1% ही सेल होते हैं जो रिप्लेस्ड होते हैं, ओके। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड। प्रोकैरियोटिक सेल भी डिवाइड होता है और यूकैरियोटिक सेल भी डिवाइड होता है, बट यूकैरियोटिक सेल डिवाइड इन अ मोर कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली मैनर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड द सेल साइकिल। बट यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि हमें आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल बहुत सारे सेल से मिले हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हुए। प्रोकैरियोटिक में सिंगल सेल, है ना, तो इनमें मोर कंट्रोल्ड होते हैं और ऑर्डर मैनर में इनका होता है ये सारी चीज़ें, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। यू विल लर्न अबाउट द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीज़न इन हायर ग्रेड्स। आप जैसे हायर ग्रेड्स में जाओगे, आपको प्रॉपरली सेल डिवीज़न
सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सी चीज़ याद रखो कि जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो वो किसके थ्रू ग्रो करती है, सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करती है। कहीं चोट लग जाता है, कहीं कोई कट जाता है, फट जाता है, तो वो बॉडी हमारी हील करती है क्योंकि वहाँ के सेल डिवाइड होते हैं और उसको हील कर देते हैं, और जो वहाँ डेड सेल होते हैं उनको वो रिप्लेस करते हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं सेल डिवीज़न के। कुछ आपको ऐसे दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। ये सारे आप इंटरफेस, टेलोफेज, मेटाफेज में किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट लेवल में पढ़ोगे। ओके, अब देखते हैं सेल डिवीज़न ही पढ़ रहे हैं। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस होता है इसमें विच न्यू सेल्स आर फॉर्म, इसमें नया सेल फॉर्म होता है, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ऐसा नहीं है कि अलग से सेल आ गया। एक सेल होता है जो प्री एग्जिस्ट होता है, वो डिवाइड होता है, तब जाके सेल डिवाइड होता है। क्लियर? इट अलाउज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। ये क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है, रिपेयर डैमेज्ड टिश्यूज एंड रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन, रिपेयर, डैमेज टिश्यू, ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली टू रिप्रेस सेल्स दैट आर लॉस्ट रेगुलरली। देखो स्किन सेल्स की बात करेंगे, ये तो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिवाइड होता रहता है। किस लिए? टू रिप्रेस सेल्स दैट आर लॉस्ट रेगुलरली, जो कि रेगुलरली लॉस्ट होते जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, ठीक है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। इसको आप याद रखना कि दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसमें कि one होता है सेक्सुअल एंड सेकंड इज असेक्सुअल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि माइटोसिस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेल डिवीजन, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए, बॉडी का मेंटेनेंस भी तो चाहिए, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। वाइल मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मियोसिस किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर क्रिएशन ऑफ अ जेनेटिक डाइवर्सिटी। किस चीज़ के क्रिएशन के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। अभी आगे आप पढ़ोगे कि माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंसेस क्या होता है और क्यों मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और माइटोसिस क्यों नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम माइटोसिस को पढ़ेंगे, और आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले, और मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।